हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। तो आज हम डील करने वाले हैं BEDSV 101 वैल्यू एजुकेशन। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, let's start with our first question. What are the malaise of Indian society? Discuss. The word malaise means the problem or the weakness that stop the progress of society. Indian society is rich in culture, tradition and diversity. However, it also faces many social, economic and political problems. These issues affect the growth of the country and the quality life of the people. Solving these problems is necessary for building a strong and developed India. Okay, malaise का मतलब क्या होता है? सोसाइटी की प्रॉब्लम्स या वीकनेस, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो देश है, समाज है, इसके डेवलपमेंट में रुकावटें आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमारा इंडिया रिच है कल्चर में, ट्रेडिशन में, डाइवर्सिटी में, लेकिन साथ में काफ़ी सारे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमारे देश में है, और यही सारे इश्यूज़ की वजह से हमारा देश ग्रो नहीं कर पाता एंड लोग अच्छी लाइफ भी नहीं जी पाते। उन्हें मलेज ऑफ सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने देश को स्ट्रॉन्ग बना सकें और डेवलप्ड बना सकें। लेट्स मूव ऑन फर्दर। मेजर मलेज ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या वीकनेसेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, लेट्स सी। सबसे पहला है पोवर्टी। पोवर्टी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। मेनी पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड, प्रॉपर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. Poverty leads to poor living condition and limits opportunities for the development. सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहली एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में जो है वो क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है जब लोगों के पास अपनी बेसिक नीड्स के लिए पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे खाना हो गया, घर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये तो बेसिक नीड्स है, लेकिन उनके पास इसके लिए भी पैसे नहीं हो पाते हैं। वो इन बेसिक फैसिलिटीज़ से भी मतलब दूर रहते हैं और उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं एंड उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। गरीबी की वजह से बच्चे ना स्कूल जा पाते हैं और ना ही लोग अच्छी लाइफ जी पाते हैं। इसी वजह से पॉवर्टी डेवलपमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसी वजह से पॉवर्टी डेवलपमेंट की सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती है। Okay, let's move on further. Unemployment. Many educated and skilled people are unable to find suitable job. Unemployment creates financial stress, increases poverty, and may lead to crime and frustration among youth. दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब लोग पढ़ लिख कर भी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें जॉब ही नहीं मिल पाती है। तो जब जॉब नहीं मिलती है उसकी वजह से क्या होते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसकी वजह से गरीबी बढ़ती है और इसी की वजह से कई बार फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और क्राइम भी बढ़ जाते हैं। यूथ जो है वो बहुत अफेक्ट होता है इससे। इलिटरेसी, ऑल्दो द लिटरेसी रेट हैज़ इम्प्रूव्ड, मेनी पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज आर स्टिल नॉट एजुकेटेड. Illiteracy prevents some people from getting good jobs and understanding their rights and responsibility. Now, illiteracy पे बात अगर हम करें तो इसका मतलब है एजुकेशन की कमी, ठीक है। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हालांकि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है, लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी कई सारे लोग इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं। सो इलिटरेसी की वजह से क्या होता है कि वो लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती है और वो अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी नहीं समझ पाते हैं। तो पढ़ना लिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करप्शन इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम. ब्राइबरी, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक मनी, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड स्लो डाउन द कंट्रीज डेवलपमेंट. करप्शन का मतलब होता है अपनी पावर का गलत यूज़ करके पर्सनल बेनिफिट लेना, जैसे रिश्वत ले ली, ठीक है, गवर्नमेंट के मनी का मिसयूज़ कर दिया, कुछ गलत प्रैक्टिसेस करना। तो करप्शन की वजह से पब्लिक का जो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है वो कम हो जाता है एंड डेवलपमेंट भी इसकी वजह से क्या हो जाता है? काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि पैसे का तो बहुत गलत यूज़ हो ही रहा है।
हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, टैक्स देते हैं, और ऊपर जाके अगर वो उसका गलत इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा अभी 2-3 ब्रिजेस बने और बनते ही कोई टूट गया, कोई हिलने लगा। तो ये सब क्या हो रहा है? आप पब्लिक मनी का क्या कर रहे हो? मिसयूज़ ही कर रहे हो, करेक्ट? Caste discrimination. Even today, caste-based discrimination exists in many parts of the India. It creates inequality, social division, and unfair treatment of people belong to lower caste. Now, आज भी हम ये देखते हैं कि caste discrimination तो है ही, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स दे रखे हैं। ऐसा है क्या कि इस कास्ट को ज़्यादा, इस कास्ट को कम? ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको ही इक्वल राइट दिए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को तो हमें मिलता ही है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी स्प्रेड होती है, सोशल डिवीजन होता है और लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट भी होता है, जो कि गलत है। जेंडर इनइक्वालिटी, women still faces discrimination in education, employment, property rights and decision making. Crime against women, unequal opportunities remain serious concern. Now, अब बात आती है कि जेंडर इक्वालिटी, इसका मतलब हम जानते हैं कि लड़का लड़की को इक्वल मानना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कई जगह पर वुमेन को एजुकेशन, जॉब, प्रॉपर्टी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी एक बहुत ही सीरियस, हम जानते ही हैं कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़के की ये M.Com डिग्री है, ठीक है, और ये लड़की की भी M.Com डिग्री है, तो जो भी कंपनीज़ है वो इन्हें प्रेफर करेंगी, बॉय को प्रेफर करेंगी। सैलरी वाइज भी इन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारी जगह ये चीज़ है। तो ये क्या है? अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। हालांकि दोनों की जो क्वालिफिकेशन है सेम है, सिर्फ जेंडर का इशू है और इसकी वजह से वुमेन को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है। कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, conflict based on religion and community disturb peace and unity. Such tension create hatred and weaken national integration. Communalism, इसका मतलब होता है रिलीजन के नाम पर नफरत या फिर लड़ाई झगड़े होना, ठीक है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वी ऑल नो दिस। यहाँ पर हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हमारे फ्रेंड के यहाँ ईद मनाई जा रही है तो हम उसके यहाँ भी जाएंगे, हमारे दिवाली है तो वो हमारे यहाँ आएंगे। हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, करेक्ट। सारे रिलीजन्स इंपॉर्टेंट है, सबके बिलीफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब रिलीजन के नाम पर नफ़रत फैलाई जाती है तो उससे क्या होता है? पीस एंड नेशनल यूनिटी, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। एनवायरमेंटल, population growth. India has a very large population. Rapid population growth puts pressure on resources such as food, water, housing, education and healthcare. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड जब पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ती है तो फूड, वाटर, हाउसिंग, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फ़ूड है, ठीक है। फूड आप मान लीजिए कि इतना खाना है और ये खाना 10 लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, हम 15 लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बट वॉट इफ़ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए, अगर हम बोले कि इतने में 20 लोगों को खाना खाना है, तो आपको लगता है कि ये खाना जो 10 लोगों के लिए है वो 20 लोगों के लिए पूरा पड़ेगा? क्या सबका पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट and deforestation are increasing. These problems affect human health and damage the environment. अब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रही है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको ह्यूमन हेल्थ एंड नेचर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम, drug abuse, alcoholism, cybercrime, other criminal activities are increasing, especially among young people. These problems harm families and society. Now, आज के टाइम में ड्रग एडिक्शन और क्राइम सोसाइटी में काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। ड्रग अब्यूज़ हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, ये सारे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड ये सिर्फ एक पर्सन को नहीं, बल्कि उनकी जो पूरी फैमिली है, पूरी सोसाइटी उससे अफेक्ट होती है। एंड वी ऑल नो कि अभी लोकल ट्रेन का एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे 22 इयर्स के पर्सन को लोकल ट्रेन में मार डाला एक लड़के ने। और वो इशू कितना सा था, छोटा इशू था,
तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? क्राइम में ही आ रही है, ठीक है। लोग मेंटल पीस मेंटेन करना समझते ही नहीं है, छोटी सी बात पे ईगो को बीच में लेकर रखते हैं और इतने बड़े बड़े क्राइम्स कमिट कर देते हैं। तो ये सब गलत चीज़ हो रही है। मेजर टू इम्प्रूव सोसाइटी, हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर हम क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करें तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी हो सकती है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो क्या होगा? लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होगी एंड अल्टीमेटली वो इंडिया की इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। स्ट्रिक्टली कंट्रोल करप्शन, करप्शन को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, हमें वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो सेफ रहें, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो भी इक्वल मिले। रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अवेयरनेस के थ्रू, लॉ के थ्रू ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। एनकरेज रिलीजियस हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी, हमें रिलीजियस हार्मनी पे एंड नेशनल यूनिटी पे बहुत काम करना होगा ताकि रिलीजन के नाम पे तो किसी भी तरह के झगड़े हो ही ना, ठीक है, होने ही नहीं चाहिए। ये कोई टॉपिक ही नहीं बनता है कि हम रिलीजन के नाम पे लड़ते फिरें। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिस, हमें अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू बचाना होगा। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो मेक श्योर कि उसकी जगह आप 10 पेड़ 10 पौधे लगा कर आएँ ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रहे एंड आने वाला फ्यूचर भी हमारा सेफ हो। स्ट्रेंथन हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर स्कीम, हमें हेल्थ केयर अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर हेल्थ केयर अच्छा होगा तभी लोग हेल्दी रहेंगे, काम करेंगे, लगातार काम करते रहेंगे और हमारी इकोनॉमिक में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Conclusion, Indian society has made a significant progress but many social problems still exist. हमारी इंडियन सोसाइटी ने बहुत प्रोग्रेस किया है लेकिन कुछ सोशल प्रॉब्लम अभी भी हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करप्शन हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट को चैलेंज करती हैं, मतलब ये सारी इश्यूज़ ही तो हैं हमारे डेवलपमेंट में। सो दिस इश्यूज़ कैन बी सॉल्व थ्रू एजुकेशन, ये सारी प्रॉब्लम एजुकेशन के थ्रू, अच्छी गवर्नेंस के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी और सोसाइटी को भी, ताकि इंडिया ऐसे मलाइज से ओवरकम कर सके और इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्वालिटी एंड बेटर फ्यूचर अचीव कर सके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी इन एजुकेशन? एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन मीन्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी स्टूडेंट टू लर्न, ग्रो एंड पार्टिसिपेट इन एजुकेशन प्रोसेस. It is based on the value of freedom, equality, justice, respect, cooperation. In a democratic education system, students are encouraged to express their ideas, ask questions, and take part in decision making. The main aim is to develop responsible, confident, and active citizens who respect the rights and opinion of others. Democracy in education का मतलब है कि हर स्टूडेंट को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल एजुकेशन मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड अपनी बात रखने का फ्रीडम मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में हर स्टूडेंट के साथ टीचर इक्वली बिहेव करेंगे, ठीक है, सबको बोलने का मौका देंगे कि इस सवाल का जवाब दीजिए। तो इससे क्या होगा, सब अपनी बात रखेंगे, सब अपने थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे एंड सभी मिलकर सीखेंगे। तो इसी को डेमोक्रेसी इन एजुकेशन कहते हैं। ओके, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का बेस क्या है? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, इन्हीं वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है। यानी स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती बल्कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ स्टूडेंट्स एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छे सिटीजन बन सके, ठीक है, ताकि वो दूसरों के राइट्स एंड ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करना सीखे और रिस्पेक्ट करना सीखे। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन. Democracy in education means that every child has the right to receive quality education without any discrimination based on caste, religion, gender, language, and economic status. It also means creating a classroom environment where teacher and student respect each other. Students are given the freedom to think independently and participate actively in learning activities. Now, meaning of democracy in education. डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का मतलब है कि हर बच्चे को एजुकेशन का इक्वल राइट मिलना चाहिए, चाहे उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट इन दोनों में रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, कि एक दूसरे की आपको रिस्पेक्ट करनी ही है। स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना,
अपने ओपिनियन देना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें करने की उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब कि क्लासरूम सिर्फ लेक्चर सुनने की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे लर्निंग और पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और लर्न कर पाएँ। Education in democracy is not only about gaining knowledge, but about developing moral values, social responsibility, and critical thinking. It prepares students to live peacefully in society and contribute to nation's progress. Now, अब क्या कहा जा रहा है कि एजुकेशन इन अ डेमोक्रेसी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बस आपको पढ़ते ही रहना है, लेकिन वहाँ पर आपको मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी आप में डेवलप होनी चाहिए। इसकी वजह से स्टूडेंट अपनी लाइफ पीसफुली जी पाता है और नेशन के प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट करता है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन: इक्वल अपॉर्चुनिटी, every student get equal access to education and learning resources regardless of their background. हमने अभी क्या सीखा कि हर स्टूडेंट को इक्वल एक्सेस मिलेगा एजुकेशन में और लर्निंग रिसोर्सेज में, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किस कास्ट के हैं, जेंडर के हैं। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू शेयर देयर ओपिनियन, आस्क क्वेश्चन, एक्सप्रेस देयर थॉट्स थ्रू विदाउट फियर। स्टूडेंट्स को अपनी बात बोलने का, क्वेश्चन पूछने का एंड अपनी ओपिनियन शेयर करने की पूरी फ्रीडम होती है, ठीक है, एंड होनी भी चाहिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है एंड क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस: ईच स्टूडेंट इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। डिफरेंसेस इन कल्चर, लैंग्वेज एंड एबिलिटीज आर एक्सेप्टेड। ना हर स्टूडेंट अलग होता है, वी ऑल नो दिस। किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी का कल्चर अलग होता है, किसी की लर्निंग स्पीड भी अलग होती है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन में सभी स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट किया जाता है, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता एंड सबको डिग्निटी दी जाती है, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग: स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज, डिस्कशन, ग्रुप वर्क एंड समटाइम्स इन स्कूल कमिटीज और स्टूडेंट काउंसिल। स्टूडेंट को स्कूल एक्टिविटीज़, डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट और स्टूडेंट काउंसिल में भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इससे उनमें क्या होता है, एक लीडरशिप वाला जो इससे क्या होता है, लीडरशिप वाली जो चीज़ें हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग: टीचर्स एनकरेज टीम वर्क, डिस्कशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट। स्टूडेंट जब ग्रुप वर्क करते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं एंड टीम वर्क भी सीखते हैं कि किस तरह से मिलकर काम करना होता है, करेक्ट। इससे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि आपको ये काम आता है, आप ये कर लीजिए, मुझे ये काम आता है, मैं ये कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़: स्टूडेंट्स लर्न अबाउट देयर राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, स्कूल एंड द नेशन। इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं कि एज अ सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी उनका क्या कर्तव्य है, उन्हें किस तरह से सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किस तरह से लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें और क्या क्या काम करने चाहिए स्कूल में, नेशन में, सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन: प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ये इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ से मिलती है। डेवलप कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़: ये स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप करती है। एनकरेज क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग: वो अपनी बात रखना सीखते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग को भी ये चीज़ें इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल: इसके थ्रू स्टूडेंट्स का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है और वो समझते हैं कि किस तरह से टीम वर्क किया जाना चाहिए। क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन: जब उन्हें ये सारी चीज़ें समझाई जाएगी कि आपके ये राइट्स हैं, आपके ये ड्यूटीज़ हैं, तो इससे वो एक एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। बिल्ड टॉलरेंस, डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट: इसकी वजह से स्टूडेंट में डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसी क्वालिटीज़ बिल्ड होती है। स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़: इसकी वजह से नेशनल यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है एंड जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो भी इनमें डेवलप होती है। अब टीचर्स का रोल हम देखते हैं। रोल ऑफ टीचर्स: टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन promoting democracy in education. They should treat all students fairly, encourage open discussion, motivate students to participate, create a friendly and inclusive classroom environment. See, we all know कि टीचर्स के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से ट्रीट करते हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बैक में ही रह जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं।
तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टीचर्स को सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, नो मैटर व्हाट, ठीक है। अगर 2-3 स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं, उनकी लर्निंग स्पीड अच्छी है, लेकिन उनका टीचर्स का ये काम होना चाहिए कि वो हर स्टूडेंट को इक्वल फील कराए, फेयरली ट्रीटमेंट हो सबका, ठीक है। वो ओपन डिस्कशन को एनकरेज करे, वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखें, ताकि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली और इंक्लूसिव हो सके। टीचर्स शुड ऑल्सो इंस्पायर स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन, सॉल्व प्रॉब्लम पीसफुली। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो अलग अलग होते हैं, तो टीचर का ये काम है कि वो स्टूडेंट को समझाए कि अगर किसी पर्सन का कुछ अलग ओपिनियन है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे पीसफुली सॉल्व करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कंक्लूजन, Democracy in education is essential for building a fair, peaceful, progressive society. Democracy in education बहुत ही ज़्यादा important है जब आप एक फेयर, पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करता है, जो इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, फ्रीडम एंड जस्टिस की भी रिस्पेक्ट करेंगे। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, promoting mutual respect, democratic education prepares individual to contribute positively to society and strengthen democracy in the country. स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी वैल्यूज सिखाती है। इस सिस्टम में हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड अपनी बात रखने की फ्रीडम भी होती है, ठीक है। और जो लर्निंग प्रोसेस रहता है वो भी थोड़ा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है हर स्टूडेंट को। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स ही कल के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी डिसऑर्डर? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन's thought, feeling and behavior that makes each individual unique. A healthy personality helps a person adjust to different situations and maintain a good relationship. However, when a person's way of thinking, feeling, behaving becomes rigid, unhealthy and causes problem to daily life, it may be a personality disorder. पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब किसी इंसान के सोचने का तरीका, फीलिंग्स हो गई, बिहेवियर हो गया, जो उससे दूसरे लोगों से अलग और यूनिक बनाता है। जैसे कि मुझे बात करने की बहुत आदत है, कुछ लोगों को बहुत बात करने की आदत होती है, कुछ लोग बहुत चुप रहते हैं, मैं भी कभी कभी बहुत चुप रहती हूँ। सो मेरा ऐसा मिक्स चलता है, तो ये मुझे यूनिक बनाता है। कोई बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है, कोई किसी को बहुत टाइम लगता है दोस्त बनाने में। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी में काउंट होती है। ओके, अगर किसी पर्सन की पर्सनालिटी हेल्दी हो तो वो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना पाता है ना, और सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है एंड नॉर्मल लाइफ जीता है। बट अगर जब किसी इंसान का सोचने का, फील करने का, बिहेव करने का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा रिजिड और अनहेल्दी हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी जो डेली लाइफ है, फैमिली है और जॉब है, रिलेशनशिप है, इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम आने लगती है। एंड इसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जब आप अच्छे रिलेशनशिप बना पा रहे हो, जब आप अपनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हो, मतलब आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपके सोचने के पैटर्न में, आपके फील करने के पैटर्न में, और आप जब अच्छे रिश्ते मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर: पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज लॉन्ग लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग and relating to others that are very different from what society expect. These patterns usually begin in adolescence or early adulthood or continue for many years. They often create problem in work, family life, friendship and social relationship. ऐसे डिसऑर्डर जो होते हैं वो एडोलसेंस या अर्ली अडल्टहुड में शुरू हो जाते हैं एंड कई सालों तक रह जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन की जो मेंटल कंडीशन है, उसके जो सोचने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, ये सोसाइटी जो उम्मीद रखती है उससे काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से उसकी जो वर्क लाइफ है, फैमिली लाइफ है, दोस्ती है, सोशल रिलेशनशिप है, इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। People with personality disorder may not realize that their behavior is causing difficulties. With proper treatment, counseling and family support,
Many people can manage their symptom and lead a better life. अब क्या होता है कि कई बार अफेक्टेड पर्सन को ये पता भी नहीं होता कि उसके बिहेवियर से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट के साथ, काउंसलिंग के साथ, फैमिली सपोर्ट के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं और वो एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. लेट्स सी व्हाट. People with this disorder always feel suspicious of others. They believe that people want to harm, cheat or deceive them, even without proof. They find it difficult to trust others. अब देखो आजकल के टाइम पे तो ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई ट्रस्ट करना चाहता ही नहीं किसी पे, ठीक है, डर बैठ ही जाता है. अगर एक भी इंसान कुछ गलत करता है तो हमें लगता है सब ऐसे ही हैं, ठीक है. हम अगर दोस्त की बात करें या कोई भी बात करें, किसी भी पर्सन की बात करें, किसी भी रिश्ते की बात करें, तो ये डर तो मोस्टली सभी को रहता ही है, करेक्ट. लेकिन इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा रहता है. ये हमेशा डरे हुए रहते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें धोखा दे देंगे, उन्हें नुकसान करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन कोई प्रूफ इनके पास होता ही नहीं है, ठीक है. प्रूफ हो ना हो वो फिर भी डाउट करेंगे. इसलिए ऐसे लोगों पर किसी पर भी इसलिए ऐसे लोग ना किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. Schizoid personality disorder. People with this disorder prefer to stay alone, avoid social relationship, show very little emotion and are not interested in making close friends. अब ये जो disorder वाले लोग होते हैं इन्हें अकेले रहना पसंद होता है. ये किसी से मिलते नहीं हैं, ये क्लोज फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते, ये सोशल रिलेशनशिप से बचने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी से बात नहीं करना. और ये लोग ना अपने इमोशंस भी प्रॉपरली शो अप नहीं कर पाते हैं. ओके. Schizotypal personality disorder. People with this disorder have unusual beliefs, strange behavior, and odd ways of speaking. They may feel uncomfortable in social situations and have difficulty forming close relationship. इस डिसऑर्डर में पर्सन का बिहेवियर और सोच थोड़ी अनयूजुअल होती है. वो अजीब बिलीव रखते हैं, अजब तरीके से बात करते हैं, सोशल सिचुएशन में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. तो उनके लिए क्लोज रिलेशनशिप बना पाना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. Antisocial personality disorder. People with this disorder ignore the rights and feelings of others. Now, they may lie, break rules, behave aggressively, or show no guilt after hurting someone. Now, इस disorder में person दूसरों के जो राइट्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते. हो सकता है वो झूठ बोले, रूल तोड़ सकते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं एंड किसी को हर्ट भी कर सकते हैं. और उसके बाद उन्हें कोई गिल्ट भी नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है, हमने किसी को हर्ट किया है. तो इसमें ये लोग आते हैं. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पीपल एक्सपीरियंस अनस्टेबल इमोशन, सडन मूड चेंजेस, fear of being abandoned and difficulty maintaining relationship. They may also act impulsively. इस डिसऑर्डर में इमोशन बहुत ही जल्दी चेंज होते हुए दिखते हैं, ठीक है. बहुत ही अनस्टेबिलिटी होती है. पर्सन को किसी अपने को छोड़कर चले जाने का काफ़ी डर रहता है कि ये मुझे छोड़ के चले जाएगा, और उनसे ना रिश्ते भी नहीं संभाले जाते हैं. तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके रिलेशनशिप काफ़ी अनस्टेबल होते हैं एंड कई बार वो बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजन भी लेते हैं. हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पीपल विद दिस डिसऑर्डर कॉन्स्टेंटली सीक अटेंशन. दे मे बिहेव ड्रामेटिकली, become emotional quickly and always want others to notice them. ड्रामा क्वींस कह दूँ क्या मैं इन्हें. इस डिसऑर्डर वाले लोग हर वक्त दूसरों का अटेंशन चाहते हैं, ठीक है, और वो ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं ताकि हर लोग सारे लोग बस उन्हें ही देखें, उन्हें ही नोटिस करें. ओके. नार्सिसिस्टिक personality disorder. People believe that they are more important than others. They expect admiration, lack empathy, and often think they deserve special treatment. अब ये जो लोग होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा खुद को इम्पॉर्टेंट महसूस करते हैं. वो हर वक्त अप्रिसिएशन उनको चाहिए, एडमायरेशन चाहिए होता है. उसमें एम्पैथी मतलब दूसरों को दूसरों की फीलिंग्स समझने की एबिलिटी उनमें होती नहीं है, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट ही एक्सपेक्ट करते रहते कि बस आप हमको स्पेशल फील कराओ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से ज़्यादा स्पेशल कोई है ही नहीं. वो ऐसा फील करते हैं. अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पीपल आर वेरी शाय, फियर क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन. दे अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज दे लाइक कॉन्फिडेंस एंड फील इन फियर. अब इस डिसऑर्डर में लोग बहुत ही ज़्यादा शाय होते हैं एंड उन्हें जो क्रिटिसिज्म है, रिजेक्शन है, इन चीज़ों से काफ़ी डर लगता है.
एंड इसी वजह से वो सोशल एक्टिविटीज़ से भी बचने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को दूसरों से काफ़ी कम समझते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते. ओके. डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. People depend heavily on others to make decisions. They fear being alone and constantly seek support and reassurance. Now, इस डिसऑर्डर में पर्सन छोटी छोटी बात के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है. ठीक है, छोटे छोटे डिसीजन बनाने के लिए भी वो दूसरों पे डिपेंड रहता है. वो अकेलेपन से काफ़ी डरते हैं एंड बार बार सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है उन्हें. ठीक है, वो खुद डिसीजन लेने से डरते हैं और हमेशा सपोर्ट चाहते हैं कि बस मुझे कोई सपोर्ट करे, मुझे कोई हेल्प कर दे. तो उन्हें ऐसे लोगों को ना अकेले रहना भी पसंद नहीं होता. ठीक है, उन्हें डर लगता है अकेले रहने से. ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर. पीपल विद OCPD आर ओवरली कंसर्न विद परफेक्शन, रूल, ऑर्डर एंड कंट्रोल. दे मे स्पेंड टू मच टाइम ऑन डिटेल्स एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलैक्स और कंप्लीट टास्क. अब इस डिसऑर्डर में पर्सन परफेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं. वो हर काम में रूल्स, ऑर्डर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं. छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ध्यान देते हैं. कई बार काम कंप्लीट करना भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. कॉजेज़ ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. लेट्स सी. सम कॉमन कॉजेज़ इंक्लूड जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर्स, childhood trauma or abuse, neglect during childhood, family environment, ब्रेन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अब ये जो सारे डिसऑर्डर हैं उसके कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? हो सकता है कि उन्हें बचपन से ये चीज़ मिली हो. ठीक है, हो सकता है बचपन का उनका कोई ट्रॉमा हो, कोई अब्यूज़ हुआ हो उनके साथ, इसकी वजह से ऐसा होता है. ठीक है, बचपन के दौरान उन्हें नेगलेक्ट किया हो या फिर इग्नोर हुए हों बच्चे, फैमिली का एनवायरनमेंट गलत था, बेकार था, या फिर ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट पर्सन थॉट, इमोशन, बिहेवियर. हमने अभी देखा कि ये सारे जितने भी डिसऑर्डर हैं ये पर्सनल लेवल पे कितना अफेक्ट करते होंगे उन्हें. दे कैन क्रिएट डिफिकल्टीज इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ. इसकी वजह से वो पर्सनल एंड सोशल लाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती होगी ऑफकोर्स. But early diagnosis, counseling and psychotherapy, meditation when needed and family support can help individual improve their quality of life. लेकिन अब early diagnosis मतलब जल्दी पता चल गया तो, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस हो गया, काउंसलिंग प्रॉपर्ली हो गई, साइकोथेरेपी ले ली, मेडिकेशन ले लिया, सॉरी नॉट मेडिटेशन, मेडिकेशन, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट मिल गया, तो इन सारी चीज़ों से उस पर्सन की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है. अंडरस्टैंडिंग दिस डिसऑर्डर विद काइंडनेस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. इसीलिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को समझना, उनके लिए सेंसिटिविटी रखना एंड अफेक्टेड पर्सन को सपोर्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हम दोनों ही खुश रहें, आराम से रह सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the role of parents and the community in the value development. Okay. Value development means teaching and learning good qualities such as honesty, kindness, respect, responsibility, discipline, cooperation, and compassion. These values help a person become a good human being and responsible citizen. Parents and the community play an important role in shaping child value from an early age. नाउ वैल्यू डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चों में अच्छे क्वालिटीज़ या अच्छी आदतें डेवलप करना, जैसे ईमानदार होना, ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना है, रिस्पेक्ट करनी है सबकी, काइंडनेस रखनी है हर पर्सन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है हर चीज़ की, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं, डिसिप्लिन में रहना, कोऑपरेशन करना, कंपैशन रखना. तो ये सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं ये बचपन से ही अगर डाल दिए जाएँ किसी पर्सन में तो एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनेगा. तो पेरेंट्स का एंड कम्युनिटी का, इन दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जब हम चाइल्ड की वैल्यू की बात करते हैं. तो वैल्यू डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना. एक बच्चा सिर्फ स्कूल से ही वैल्यूज़ नहीं सीखता, उसकी लाइफ में पेरेंट्स एंड कम्युनिटी दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो पेरेंट्स घर पर वैल्यू सिखाते हैं एंड कम्युनिटी कहाँ पे, सोसाइटी में प्रैक्टिस करवाना सिखाती है. करें, जब भी हम गार्डन में खेलते हैं, जब भी छोटे छोटे बच्चे गार्डन में खेलते हैं तो हम सिखाते हैं कि बेटा किसी को धक्का नहीं देना, किसी को लगनी नहीं चाहिए, आप अपने दोस्तों का ध्यान रखो, किसी को रुलाना नहीं, किसी को मारना नहीं. तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, अच्छी हैबिट्स डाल रहे हैं उन बच्चों में. करेक्ट.
रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पेरेंट्स का रोल देखते हैं। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। A child learns many values by watching and following the behavior of parents। तो बच्चों के जो पहले टीचर होते हैं वो कौन होते हैं? माँ बाप ही होते हैं। और बच्चा अपने पेरेंट्स को ही देख देख कर उन्हें फॉलो कर करके सीखता है कि मम्मी पापा किस तरह से बात करते हैं। जब भी बड़े आते हैं तो हमें पैर पड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपने माता पिता को देख कर ही सीखते हैं। द मेन रोल ऑफ पेरेंट्स आर टीचिंग गुड हैबिट। तो सबसे पहला रोल उनका यही है कि वो अपने बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाएं। पेरेंट्स टीच चिल्ड्रन बेसिक वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, cleanliness, discipline, good manners. These habits become a part of child's personality. So पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि आपको ईमानदार रहना है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको साफ़ सफाई से रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं। बीइंग गुड रोल मॉडल्स। चाइल्ड लर्न मोर फ्रॉम एक्शंस दैन वर्ड। आप बोल बोल के सिखाओगे वो कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर आप करोगे उनके सामने तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं। व्हेन पेरेंट्स स्पीक पोलाइटली, हेल्प अदर्स, बिहेव ऑनेस्टली, चाइल्ड ऑल्सो डेवलप द सेम क्वालिटीज़। जब आप बच्चों के सामने प्यार से बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सच बोलना प्रमोट करते हैं, तो बच्चे भी वही सेम क्वालिटीज़ आपको देखकर डेवलप करते हैं। Providing love and care, or loving and caring family of environment help children feel safe and confident. It teaches them kindness, empathy and respect for others. जब भी एक फैमिली का एनवायरनमेंट काफ़ी लविंग एंड केयरिंग होता है तो बच्चे भी उसमें सेफ एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एंड इसी की वजह से उनमें काइंडनेस, एम्पैथी एंड दूसरों की तरफ रिस्पेक्ट, ये सारी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है। Encouraging responsibility. Parents give children small responsibilities such as keeping their room clean, helping in household work, completing homework on time. This develop responsibility and self-discipline. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि पेरेंट्स ने छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों को दी थी कि आपको अपना कमरा साफ़ रखना है, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है, ये घर के छोटे छोटे कामों में हेल्प करना है। तो ये सारी चीज़ें, इससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये दोनों क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। गाइडिंग राइट एंड रॉन्ग। पेरेंट्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड बिहेवियर। अब पेरेंट्स ये तो सिखाते कि बेटा आपको इस तरह से बात नहीं करनी है मम्मा से, इस तरह से अपनी सिस्टर को मारना नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। तो ये दे हेल्प चिल्ड्रन मेक करेक्ट डिसीजन एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यू। इससे उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प होती है एंड वो समझ पाते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंस है। रोल ऑफ कम्युनिटी इन वैल्यू डेवलपमेंट। The community includes neighbors, schools, religious institution, social organization and local leaders. It also helps in developing value among children. बच्चे घर पे तो रहते ही हैं, लेकिन जब वो खेलने जाते हैं तो वो आस पड़ोस के लोगों से भी बात करते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हम वहाँ भी जाते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी बच्चों में कुछ वैल्यूज़ डेवलप करने में हेल्प करते हैं। कैसे? क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अ पीसफुल एंड फ्रेंडली कम्युनिटी एनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कम्युनिटी पीसफुल एंड फ्रेंडली होगी तो बच्चे भी रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखेंगे। अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों की पर्सनालिटी को और भी अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। प्रमोटिंग सोशल वैल्यूज़। Community activities such as festival, cultural programs, sports, social service teach children unity, teamwork, tolerance and respect for diversity. Festivals हो गए, sports हो गया, cultural program हो गया, इन सारी चीज़ों के थ्रू बच्चे टीम वर्क, यूनिटी, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? दूसरों के जो अलग व्यूज़ हैं और उनके जो बिलीव्स हैं उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना। ओके जब भी हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे, टीम बना दी जाती थी, आपका काम ये है, आपका काम वो है। तो इससे क्या होता था? टीम वर्क हमने सीखा है, वहाँ पर लीडरशिप का काम भी सीखा है। कोई भी एक लीड नहीं करता था, सब अपने अपने काम बांट लेते थे। तो इससे क्या होता है? यूनिटी क्रिएट होती थी और हम एक दूसरे की जो व्यूज़ हैं, प्लान्स हैं, उसको भी डिसाइड करते थे कि नहीं आपका प्लान ज़्यादा बेटर लग रहा है, आपके प्लान में ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो हम ये वाला नहीं ए वाला प्लान ही फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होता है? यूनिटी एंड टीम वर्क हम सीख रहे हैं, करेक्ट, टॉलरेंस भी सीख रहे हैं। Supporting education, school and community organization conduct awareness program, moral education and campaigns that promote values like
ऑनेस्टी, इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जब हम छोटे थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि आप झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा आपको, सच में ऊपर से कौवा आएगा और काट लेगा, ठीक है। तो ये सिखाने का जो मोटो था वो यही था कि बच्चे झूठ ना बोलें, करेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था बड़ों का सिखाने का, करेक्ट। एनकरेजिंग सोशल सर्विस, community service activities such as helping poor people, cleaning a public places, planting trees, teach children compassion, kindness and sense of duty। अगर मैं supporting education की ही बात करूँ तो school and community organization अवेयरनेस प्रोग्राम एंड मॉरल एजुकेशन एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते थे। तो इससे ऑनेस्टी, इक्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड गुड सिटीजनशिप जैसी अच्छी वैल्यूज़ प्रमोट करते हैं एंड इसी की वजह से एक स्टूडेंट एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन पाता है। अब मैं बात करूँ इनकरेजिंग सोशल सर्विस की, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कम्युनिटी बच्चों को सोशल सर्विस में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है कि आप वहाँ जाइए, लोगों की हेल्प कीजिए, ये पब्लिक प्लेस है, क्लीन कीजिए, करेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे काइंडनेस एंड सेंस ऑफ ड्यूटी को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं एंड कंपैशन भी सीख पा रहे हैं कि आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। प्रिजर्विंग कल्चर एंड ट्रेडिशन, let's see, the community passes on cultural values, custom and tradition to younger generation, helping them respect their heritage and national values। कम्युनिटी अपनी कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम को नेक्स्ट जनरेशन पहुंचाती है। इससे बच्चे अपने हेरिटेज की रिस्पेक्ट करते हैं एंड नेशनल वैल्यूज़ भी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि वो बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ बिल्ड कर सके। पेरेंट्स प्रोवाइड लव, गाइडेंस एंड गुड एग्जाम्पल्स एट होम। पेरेंट्स क्या करते हैं, प्यार से, गाइडेंस से एंड अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बच्चों को देते हैं। वहीं कम्युनिटी क्या करती है, यही वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करवाती है सोसाइटी में। टुगेदर दे हेल्प चिल्ड्रन बिकम ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल इंडिविजुअल। ये दोनों मिलकर बच्चों को ईमानदार बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, केयरिंग पर्सन बनाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ की वजह से ही अच्छी फैमिली क्रिएट होती है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और हमारा देश भी बेटर बनता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।